हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल स्टार्टअप क्लासेस पर। फ्रेंड्स, यूपीटी जीडी और एलटी ग्रेड का हम सिलेबस कवर कर रहे हैं। और फ्रेंड्स, अभी जो हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ है वो है एस ब्लॉक एलिमेंट्स। फ्रेंड्स, इन दिनों जो मैं करा रहा हूँ वो करा रहा हूँ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने पीरियोडिक टेबल से शुरू किया था और फिर मैंने कहा था कि ग्रुप वाइज स्टडी हम करते चलेंगे। तो जब हमने पीरियोडिक टेबल खत्म किया था उसके बाद सबसे पहले मैंने हाइड्रोजन वाला चैप्टर करा। उसके बाद मैंने आपको एस ब्लॉक चैप्टर कंप्लीट करा दिया, जिसमें ग्रुप वन और ग्रुप टू का बिल्कुल कंप्लीट डिटेल एक्सप्लेनेशन देते हुए मैंने वो कंप्लीट किया है। जिसमें मैंने आपको ये भी बताया कि ग्रुप 1 और ग्रुप 2 की मेन प्रॉपर्टीज़ क्या हैं और साथ में उससे बनने वाले कुछ कंपाउंड और उनकी जो खास प्रॉपर्टीज़ है वो बताई है। फ्रेंड्स, जब भी चैप्टर कंप्लीट होता है मैं आपके लिए लेके आता हूँ प्रैक्टिस क्वेश्चन। सो टुडे दिस इज़ द वीडियो ऑफ द टॉप 50 एमसीक्यूज़ रिलेटेड टू द एस ब्लॉक एलिमेंट्स। एस ब्लॉक एलिमेंट्स से रिलेटेड 50 बेहतरीन एमसीक्यू आपके लिए लेके आया हूँ। अगर मुझे लगेगा और भी कराने की ज़रूरत है तो और भी कराऊँगा फ्रेंड्स, ऐसा नहीं लिमिट कर देता हूँ, लिमिट कोई नहीं है। ठीक है, बस 50 फिलहाल है। और चलिए फिर शुरू करते हैं बिना ज़्यादा डिले करते हुए। ये वीडियो नंबर 6 है फ्रेंड्स चैप्टर का। चलिए शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है, निम्न में से कौन-सी क्षार धातु का उदाहरण है? तो ये तो एक बेसिक कांसेप्ट होना है कि आपको ये बताना है इनमें से कौन सा एक हमारा क्षार धातु का उदाहरण है। ठीक है? क्षार धातु का उदाहरण आपको इसमें से बताना है। तो जल्दी से बता दो कौन-सा है? Cu, Zn, Au, दैट इज़ कॉपर, ज़िंक और गोल्ड। फिर है लिथियम, पोटेशियम और सोडियम। फिर है सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम। फिर है कोबाल्ट, निकल और मैग्नीशियम। इनमें से कौन-सा है? तो इसमें से फ्रेंड्स बी जो है लिथियम, पोटेशियम एंड सोडियम, ये हमारी क्षार धातुएँ हैं, दैट इज़ अल्कोहली मेटल्स हैं। ओके, ये हमारे अल्कोहली मेटल्स है, बी इज़ द करेक्ट आंसर। फ्रेंड, जैसे अल्कोहली मेटल्स का पूछा गया है, आपसे अल्कलाइन अर्थ मेटल का भी पूछा जा सकता है इसी तरह से, ठीक है? और अभी तो सिंपल कॉम्बिनेशन इन्होंने जो दिए हैं उसमें मेटल सेम ही जनरली ब्लॉक से डिपेंड करते हैं, लेकिन हो सकता है मिक्स मैच करके दे दें, तब भी आप निकाल लेना, ईज़ी है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको याद है तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। लिथियम की आयनन ऊर्जा अधिकतम होती है। लिथियम की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो सबसे ज़्यादा है, किंतु यह विलयन में प्रबलतम अपचायक है, इसका कारण क्या है? बढ़िया क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जो लिथियम्स के साथ डील करता है। और लिथियम में देखो फ्रेंड्स, जो कंडीशन होती है वो बाकी सबसे अलग होती है। ठीक है? लिथियम का साइज़ छोटा होता है, ठीक है? ग्रुप 1 का एलिमेंट है। लिथियम जो है ग्रुप 1 का एलिमेंट है, साइज़ इसका सबसे छोटा होता है, इसके नीचे साइज़ बड़ा हो जाता है। तो लिथियम के बारे में हमें पता क्या है? पता है कि इसका जो साइज़ होता है वो बहुत छोटा होता है। साइज़ छोटा है तो इलेक्ट्रॉन को लॉस करना टिपिकल होता है। इलेक्ट्रॉन लॉस इज़ नॉट ईज़ी। ठीक है, सिंपल वर्ड में कहें तो ये आसान नहीं है, दैट्स व्हाई इसकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो बहुत हाई होती है। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? बहुत ज़्यादा हाई होती है। इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए लगने वाली ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है। बट बट इट इज़ स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट इन द सॉल्यूशन। लेकिन जब ये पानी में घोला जाता है तो ये बहुत अच्छा स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट बन के निकलता है। तो ये क्यों है? इसका कारण क्या है कि पानी में घोलने के बाद ये स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है? अब आपको पता है फ्रेंड्स, जो लिथियम होता है उसका स्मॉल साइज़ है। क्या है? स्मॉल साइज़ है, जिसके कारण ये जो होता है वाटर मॉलिक्यूल के साथ अच्छी बॉन्डिंग करता है। वाटर मॉलिक्यूल के साथ बॉन्डिंग कर लेता है। ठीक है? वाटर मॉलिक्यूल के साथ बॉन्डिंग कर लेता है और इसको हम क्या कहते हैं कि इसकी जो हाइड्रेशन एंथैल्पी है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होती है? हाई होती है। अब विलयन में अगर हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा है तो फ्रेंड्स ये बहुत ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो सॉल्यूशन में बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। क्यों? क्योंकि इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है? तो इसमें और क्या रीज़न दें? इसकी प्रकृति सहसंयोजक है। फ्रेंड्स, अगर प्रकृति सहसंयोजक है तो ध्यान रखिएगा, ना तो वो सब्सटेंस अपचायक होता, और अगर संसेचक प्रकृति है तो जनरली जो उसकी आयनन ऊर्जा है वो अधिकतम होती है। ठीक है? वो जनरली क्या होता है, बहुत ही मुश्किल से इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है। इसकी परमाणु ऊष्मा अधिक है, ये भी नहीं हो सकता। इसकी जलीय ऊष्मा अधिक है, ये बिल्कुल सही है। और इसकी ऊर्ध्वपातन ऊर्जा अधिक है, सब्लिमेशन एनर्जी इज़ हाई, इसका कोई कांसेप्ट यहाँ पे नहीं बनता। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर कि इसकी जो हाइड्रेशन एंथैल्पी है बहुत ज़्यादा होती है, वाटर मॉलिक्यूल के साथ अच्छे से बॉन्ड हो जाता है, जिसके कारण ये अच्छा खासा क्या होता है, ये अपचायक होता है, क्योंकि उसके कारण इसका आयन जो होता है वो ईज़िली मतलब क्या कर सकता है, दूसरे को रिड्यूस कर सकता है। ठीक है? किसी को रिड्यूस कर सकता है, तो आपस में रिड्यूसिंग एजेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। जब पोटेशियम क्लोराइड को सांद्र H2SO4 एवं K2Cr2O7 के साथ सूखी प्रखनली में गर्म किया जाता है तो क्या प्राप्त होता है? बढ़िया क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अब ये जो क्वेश्चन आपका होगा सर, इस टाइप का क्वेश्चन कोई एग्जाम उसमें आया ही नहीं हमारे बुक में। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताता हूँ, जनरली ये जो क्वेश्चन है ना, ये कंपाउंड से रिलेटेड है। ये किससे रिलेटेड है? ये कंपाउंड से रिलेटेड है, और जनरली ये जो कंपाउंड होता है ये डी ब्लॉक के चैप्टर का कंपाउंड है। कहाँ से? डी ब्लॉक का। ठीक है? क्यों? क्योंकि जो Cr होता है वो भी डी ब्लॉक का है। तो ये क्वेश्चन है तो वहाँ का, लेकिन अगर हम बात करें कि पोटेशियम क्लोराइड से रिलेटेड इन्होंने पूछ लिया, इसलिए इन्होंने चैप्टर नंबर 1 में दे दिया। येस, रिड्यूसिंग एजेंट वही होते हैं फ्रेंड जो इलेक्ट्रॉन को ईज़िली डोनेट कर सके, किसी को इलेक्ट्रॉन दे सके, उनका रिडक्शन करा सके। ठीक है?
तो चलिए इस क्वेश्चन पे आते हैं। पोटेशियम क्लोराइड को शांत H2SO4 एवं ठोस K2Cr2 के साथ सूखी प्रणाली में गर्म किया जाता है तो क्या प्राप्त होता है? ठीक है, तो फ्रेंड इसकी जो रिएक्शन है मैं आपको लिख देता हूँ। देखो इन्होंने जो दिया है वो दिया है K2Cr2O7, ठीक है। इसके साथ में H2SO4 भी है जो कि कॉन्संट्रेटेड है, ठीक है। तो इसमें जो 6 यूनिट ऑफ H2SO4 यूज़ होती है प्लस 4 यूनिट ऑफ पोटेशियम क्लोराइड ये इसमें यूज़ होती है। तो यहाँ पे बनता क्या है? फ्रेंड्स यहाँ पे बनता है क्रोमिल क्लोराइड। क्या बनता है? क्रोमिल क्लोराइड। CrO2Cl2 दिस इज कॉल्ड द क्रोमिल क्लोराइड, ठीक है। एक मिनट, इसमें दो ऑप्शन सेम हो रहे हैं तो ए और सी दोनों ही सही है, ठीक है। ए और सी दोनों ही इसने सेम लिखे हुए हैं तो कोई बात नहीं, ए और सी दोनों सही है। ये बनता है, इसे हम कहते हैं क्रोमिल क्लोराइड, ठीक है। क्रोमिल क्लोराइड बनता है, साथ में इसमें KHSO4 बनता है और इसमें वाटर बनता है 3H2O, 3 मॉलिक्यूल किसके बनते हैं? वाटर के बनते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये जो क्रोमिल क्लोराइड होता है फ्रेंड्स, इसकी क्या खास बात है? इसकी खास बात ये है कि ये डार्क रेड कलर का होता है। कैसे कलर का होता है? डार्क रेड कलर का। एंड इट कंफर्म द टेस्ट ऑफ क्लोराइड आयन। इट कंफर्म द टेस्ट ऑफ क्लोराइड आयन। ये किसके टेस्ट को कंफर्म करता है? क्लोराइड आयन के टेस्ट को कंफर्म करता है, ठीक है फ्रेंड्स। इसके कारण हमें क्या पता लगता है कि जो सब्सटेंस है उसमें क्लोराइड होता है। किसका क्लोराइड? पोटेशियम का, ठीक है। क्योंकि ये जो भी हम सब्सटेंस लेंगे उसके क्लोराइड को आपस में जोड़ लेता है, ठीक है। इसलिए किस पे कंफर्म करता है? पोटेशियम, मतलब जो भी क्लोराइड आयन है उसके टेस्ट को कंफर्म करता है ये, ठीक है। तो इसे क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट। इसलिए ये क्वेश्चन यहाँ पे आया और इसीलिए इम्पोर्टेंट है। फिलहाल मैंने बता दिया क्योंकि इन्होंने पोटेशियम क्लोराइड यहाँ पे यूज़ किया हुआ था, ठीक है, इसलिए इन्होंने ग्रुप 1 में दे दिया। वैसे डी ब्लॉक वालों में भी सब्सटेंस जब चलेगा K2Cr2O7 पोटेशियम क्रोमेट, तब हम इसे देखेंगे, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। सोडियम आयन पोटेशियम आयन की अपेक्षा लिथियम आयन की आयनिक चालकता कम होती है क्योंकि लिथियम आयन का आनंद विभव कम है, लिथियम आयन का आवेश घनत्व उच्च है, लिथियम आयन की जलयोजन प्रवृत्ति उच्च है। उपरोक्त सभी कथन असत्य हैं। फ्रेंड्स बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब आप कब बात करोगे कि सर हमने तो कहीं आयनिक चालकता पढ़ी ही नहीं, आयनिक कंडक्टिविटी तो हमने कहीं पढ़ी ही नहीं, पूरे सिलेबस में कहीं नहीं आया। तो फ्रेंड देखो, आयनिक कंडक्टिविटी का मतलब क्या है? आयनिक चालकता मतलब आयनिक कंडक्टिविटी का मतलब क्या होता है कि कोई आयंस कितनी इजीली चल सके, सिंपल सी बात है, ठीक है। इसका मतलब मैं भी ये भी कह सकता हूँ कि आयंस की मोबिलिटी से मतलब है। मोबिलिटी मतलब आयंस के चलने से मतलब है, ठीक है। अब आयंस चलेंगे तो दे कैरी द इलेक्ट्रिसिटी, दे कैरी द चार्ज, वो चार्ज को कैरी करते हैं एंड दस दस कैरी द इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराते हैं, पूरी बात तो ये है इसकी। आयनिक कंडक्टिविटी का मतलब पूरी तरह से ये होता है। तो जो जितनी ज्यादा आयनिक कंडक्टिविटी होगी उतनी अच्छी इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराएगा। लेकिन ये बोलते हैं कि जो लिथियम आयन है, लिथियम आयन दैट इज Li पॉजिटिव जो है, उसकी आयनिक चालकता बहुत कम होती है। इसका कारण बताओ कि ये कम क्यों होती है? ये कम क्यों होती है? तो इन्होंने कहा पहले कि लिथियम का आयनन विभव जो है वो मान कम है। लिथियम के आयनन विभव का मतलब लिथियम से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी लगानी पड़ती है उसका मान कम होता है, ठीक है। लिथियम का आवेश घनत्व उच्च है, लिथियम की जो चार्ज डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तीसरा इन्होंने दिया कि लिथियम की जो जल योजना प्रवृत्ति है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। तो फ्रेंड इसका सही रीज़न यही है कि इसकी जो सी दैट इज़ जो इसकी जन योजन प्रवृत्ति है, हाइड्रेशन टेंडेंसी है, वो बहुत ही ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि आयनिक मोबिलिटी कब आएगी? अब इस पूरी कहानी को समझना, आयनिक मोबिलिटी की बात कर रहा है वो, आयनिक कंडक्टिविटी मतलब आयन्स के चलने की बात कर रहा है। सॉलिड स्टेट में तो आयन चलते नहीं, समझिए इस बात को, सॉलिड स्टेट में कोई आयन नहीं चलता। सॉलिड स्टेट में जो चीज़ें इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती हैं, वो करती हैं ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स, आयन्स के कारण नहीं करते। आयन्स कब चलेंगे? जब वो एक्वस सॉल्यूशन में होते हैं। जब वो मोल्टन स्टेट में होते हैं या फिर एक्वस सॉल्यूशन में होते हैं, तब वो आयंस चलते हैं, ठीक है। तो इसलिए क्योंकि इसकी जल प्रवृत्ति उच्च है, इसलिए इसकी जो मोबिलिटी है वो कम है। अब जल योजन प्रवृत्ति उच्च का क्या मतलब होता है? बताओ। हाइड्रेशन टेंडेंसी ऑफ Li पॉजिटिव इज हाई, ये बहुत ही ज्यादा है। इसके कारण क्या है? इसके कारण दैट जो वाटर होगा, ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स will bind with Li positive ions and make it and make it less mobile,
ठीक है? होता क्या है कि इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी इतनी ज़्यादा होती है कि ज़्यादा वाटर के मॉलिक्यूल इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, इससे जुड़ जाते हैं। जब वो इसकी तरफ जुड़ जाएँगे, वाटर मॉलिक्यूल इससे चिपक जाएँगे, तो इसकी जो मोबिलिटी है वो कम हो जाती है। पूरी कहानी यहाँ पर जलयोजन प्रवृत्ति की है। ठीक है? ये आप कांसेप्ट हैं जो आपको याद रखने हैं। ठीक है? इन कांसेप्ट को आप याद रखिएगा। तो हाइड्रेशन एंथैल्पी को अगर मैं बात करूँ, कभी भी अगर हाइड्रेशन एंथैल्पी का कांसेप्ट आ जाए, ठीक है? तो हाइड्रेशन एंथैल्पी जो होती है आयनिक कंडक्टिविटी की रेसिप्रोकल होती है। किसकी रेसिप्रोकल होती है? आयनिक कंडक्टिविटी की। यानी अगर हाइड्रोजन एंथैल्पी ज़्यादा है, आयनिक कंडक्टिविटी कम हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। पोटेशियम को सुरक्षित रखा जाता है। फ्रेंड्स ये तो बहुत अच्छा और ईज़ी क्वेश्चन है कि पोटेशियम को किस चीज़ में प्रिज़र्व करके रखा जाता है। देखिए जो पोटेशियम होता है बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। जनरली ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मतलब बहुत ज़्यादा बर्न हो जाता है, जल जाता है। ठीक है? इसलिए इसको सुरक्षित रखा जाता है केरोसिन में। किसमें रखा जाता है? बी केरोसिन। केरोसिन में रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। सोडियम हाइड्रॉक्साइड क्रिस्टल वायु में छोड़ने पर एक द्रव की परत से गिर जाते हैं क्योंकि क्योंकि ये पिघल जाते हैं, क्योंकि ये वायु की नमी सोख लेते हैं, क्योंकि ये वायु से क्रिया करके द्रव यौगिक बनाते हैं, क्योंकि ये वायु से CO2 सोख लेते हैं। अब इसमें कांसेप्ट समझिए। इसमें आप कांसेप्ट समझिए कि जो सोडियम हाइड्रॉक्साइड है, वो वायु में खुले छोड़ने पर एक द्रव की परत से घिर जाते हैं। द्रव की परत से घिर जाते हैं। उसने ये नहीं कहा कि कोई नया कंपाउंड बन रहा है, केवल एक लिक्विड की उसके ऊपर लेयर आ जाती है। तो वो किसके कारण से होता है? अब समझिए, ठीक है? मैं आपको बताता हूँ इसकी पूरी कहानी समझिएगा। जो अ, वायु में खुले छोड़ने पर होता क्या है? जब कोई भी चीज़ वायु में खुली रहेगी, ठीक है? तो वो क्या करेगी, वो वायु से नमी सोखेगी। मैं बिल्कुल हिंदी में लिख रहा हूँ, जैसे मतलब मैं पढ़ता हूँ, पढ़ाता हूँ वैसे ही लिख रहा हूँ। वायु से नमी एब्ज़ॉर्ब करेगी, सोख लेगी। ठीक है? वायु से नमी एब्ज़ॉर्ब करेगी। अब वायु से नमी एब्ज़ॉर्ब अगर वो कर रही है, तो उसके ऊपर क्या होगी, द्रव की परत आ जाएगी, थोड़ी-सी नमी आ जाएगी, द्रव की परत आ जाती है। जैसे आपने देखा होगा नमक भी अगर हम हवा में रख दें, खुला छोड़ दें, तो वो पसीज जाता है, जिसे हम कहते हैं पसीज गया, है ना? तो वही चीज़ यहाँ पे पूछी जा रही है कि अगर सोडियम हाइड्रॉक्साइड को खुले में रख दो, तो उसपे पानी की जो लेयर आ जाती है, वो किसके कारण आती है? क्योंकि वो वायु से नमी सोखते हैं, बी इज़ द करेक्ट आंसर। वायु से वाटर को एब्ज़ॉर्ब करते हैं, जिसके ऊपर वो लेयर आती है। ठीक है? इतनी बात क्लियर। अब ये कह रहे हैं वायु से क्रिया करके द्रव यौगिक बनाते हैं, वायु से CO2 सोख लेते हैं। तो फ्रेंड एक चीज़ और बता दूँ यहाँ पे डाउट में मत रहना कि जो सोडियम हाइड्रॉक्साइड है वो CO2 से भी रिएक्ट करते हैं। ये रिएक्शन भी होती है बट इसमें जो बनता है वो बनता है Na2CO3 प्लस H2O। प्लस H2O ये बनता है। अब ये जब बनता है तो मैं आपको बता दूँ ये कंपाउंड है सोडियम कार्बोनेट। क्या है? कंपाउंड है एंड नॉट अ लिक्विड लेयर और ये कोई लिक्विड की लेयर नहीं है। समझ गए? नॉट अ लिक्विड लेयर ये लिक्विड की लेयर नहीं है। उसने कहा द्रव परत से घिर जाते हैं। तो ये लिक्विड की लेयर नहीं बनाता। ठीक है? CO2 तो सोख लेता है, ये कांसेप्ट तो सही है, लेकिन ये द्रव की लेयर नहीं बनाता। और इसने कहा वायु से क्रिया करके द्रव यौगिक बनाते हैं, तो द्रव यौगिक भी नहीं बनाते। ठीक है? वो केवल एब्ज़ॉर्ब करके मॉइस्चर को एब्ज़ॉर्ब करके उसके साथ बॉन्ड कर लेते हैं बस, इतनी सी कहानी है इसकी। तो चीज़ें बहुत डीप डाउन मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? अब एक और बात, यहाँ पे समझो इस कांसेप्ट को भी समझो, इसका एक नाम भी होता है जो जो यौगिक या मैं कहूँ सब्सटेंस वायु से नमी सोखते हैं, वायु से नमी सोखते हैं, उन्हें उन्हें प्रस्वेद्य यौगिक कहा जाता है। कहा ठीक है? इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम कहते हैं डिलिक्विसेंट, डिलिक्विसेंट कंपाउंड्स। कौन से होते हैं? व्हिच एब्ज़ॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम एयर। ठीक है? जैसे कि जनरली जो हमारे हैलाइड्स हैं, मेटल हैलाइड्स जनरली जो मेटल हैलाइड्स हैं, वो इसी में आते हैं। जनरली जो मेटल हैलाइड्स हैं, वो इसी में आते हैं। खास करके मेटल हैलाइड कौन से? NaCl, MgCl2, CaCl2 ठीक है? ये सभी के सभी कैसे होते हैं? डिलिक्विसेंट होते हैं, जो वायु से नमी को सोख सकते हैं, हवा से नमी सोख लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स? ये चीज़ भी आप याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी है। हाइड्रेशन एंथैल्पी एंड लैटिस एनर्जी में डिफरेंट क्लियर कर दीजिए। ओके, अभी कोई टॉपिक आएगा ना हाइड्रेशन एंथैल्पी एंड लैटिस एंथैल्पी का, तो मैं आपको उसमें क्लियर कर दूँगा, ठीक है? तब तक चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, चलो आ ही गया, इसी में बता दूँगा। ये पूछ रहा है निम्न में अधिकतर चालक ऊर्जा वाला यौगिक कौन-सा है? NaCl, LiF, CSI और KF, ठीक है?
अब समझो दोनों चीज़ को। अब बता रहा हूँ मैं हाइड्रेशन एंथैल्पी और आपने जो दूसरी पूछी वो, दोनों में अंतर क्या है? तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ लैटिस एनर्जी की बात। लैटिस एनर्जी क्या होती है? लैटिस एनर्जी जनरली 2 तरीके से डिफाइन कर सकते हो। या तो आप क्रिस्टल को तोड़ के आयन बना लो या फिर आयन को जोड़ के क्रिस्टल बना लो। दोनों केस में लैटिस एनर्जी होती है। तो मैं आपको लैटिस एनर्जी को बताऊँगा तोड़ने के फॉर्म में, ठीक है? सो व्हेन 1 मोल ऑफ लैटिस, ठीक है? 1 मोल ऑफ आयनिक लैटिस breaks down into its constituent ion, into its constituent ions. The energy required is called लैटिस एनर्जी। समझ गए? एक क्रिस्टल लैटिस है, हमने ये पढ़ चुके हैं। 1 मोल मान लो, 1 मोल क्रिस्टल लैटिस में जितने भी एटम्स हैं, जितने भी इसके एटम्स हैं, सबको तोड़ के अलग-अलग तोड़ के, अलग-अलग करने के लिए जितनी एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, उसे आप लैटिस एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं? लैटिस एनर्जी। तो जब ध्यान दो, जब तोड़ोगे, अगर आप तोड़ रहे हो, तो लैटिस एनर्जी लगानी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? लगानी पड़ेगी। यानी लैटिस एनर्जी की जितनी एनर्जी लगानी पड़ेगी ताकि क्रिस्टल टूट जाए, ठीक है? और अगर आयन से बना रहे हो, तो लैटिस एनर्जी निकल जाएगी। समझ गए? लैटिस एनर्जी क्या होगी? रिलीज़ हो जाएगी। क्यों? जब आयन से बन के क्रिस्टल बनेगा, तो स्टेबिलिटी आती है, जिससे एनर्जी कम हो जाती है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं? बताओ समझ में आई कि नहीं? हाँ या ना? ये कांसेप्ट समझ में आया? अब स्टेबिलिटी की बात करते हैं। अब स्टेबिलिटी पे आ जाओ। वो पूछेगा तुमसे स्टेबिलिटी, तो स्टेबिलिटी की बात करता हूँ। जितनी ज़्यादा लैटिस एनर्जी लगानी पड़ेगी, तोड़ने वाली की बात कर रहा हूँ मैं। स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है? तोड़ने पे। जितनी ज़्यादा लैटिस एनर्जी लगानी पड़ रही है, अर्थात अर्थात जो हमारा आयनिक यौगिक है, उतना स्टेबल है। समझ गए कि नहीं? भई एक बात बताओ, मुझे एक तो तोड़ना है, मुझे समझ लो एक बारीक-सी लकड़ी का टुकड़ा है, एक लोहे का टुकड़ा है, तो कौन-सा ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी तोड़ने में? लोहे के टुकड़े पे। तो आप ये कह सकते हो जो लोहे का टुकड़ा है उसकी लैटिस एनर्जी ज़्यादा है, तभी तो उसे तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ रही है। समझ गए बात, हाँ या ना? पहले ये बताओ लैटिस एनर्जी इज़ क्लियर और नॉट? बहुत सिंपल वर्ड में समझाया। बुक में क्या लिखा हुआ है, थ्योरी क्या लिखी हुई है, आई डोंट केयर, मैंने बहुत सिंपल वर्ड में आपको ये चीज़ समझाई। ये समझ में आया कि नहीं लैटिस एनर्जी? समझ में आ गया? ठीक है। अब मुझे एक चीज़ और बता दो बस, एक चीज़ और बताते जाओ। एक टुकड़ा इतना सा है, एक टुकड़ा इतना है, एक टुकड़ा इतना है, यानी कि छोटा वाला ए, बी एंड सी, बहुत छोटा है। मुझे बताओ अगर मैं यही चीज़ आपको दूँ सेम, कि एक बहुत बड़ा है, एक बहुत छोटा और छोटा, किसको तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी लगेगी? सोच के बताना। एक मान लो एक पेंसिल है बहुत बड़ी, उसको आपने छोटे-छोटे पीस में तोड़ना, बहुत छोटे-छोटे पीस में, किसको तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी लगेगी? बताओ मुझे, किसको तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी लगेगी? ए, बी और सी में से? बी में? बड़े वाले को तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी लगेगी? अरे नहीं भाई नहीं, एक बार में तोड़ना है, एक बार में, एक बार में। और कांसेप्ट सोचो, इसको फिज़िकली मत सोचो, केमिकली सोचो, केमिकली कि केमिकली छोटा अगर है, कोई कंपाउंड अगर छोटा है तो उसमें ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी या किसी बड़े कंपाउंड में? किसी बड़े कंपाउंड में जिसका एटम का साइज़ बड़ा है उसमें ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी? खुद सोचो, किसमें ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी? चलो ऐसा नहीं समझ में आ रहा, अब मुझे बताओ चलो, इसमें, इसमें या इसमें? अब किसमें ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी? बताओ अब। किसको ईज़िली निकाल सकते हो? क्या इसमें से ये वाला अलग कर सकते हो ईज़िली या ये वाला या फिर ये दोनों अलग कर सकते हो?
कौन से ज़्यादा अलग कर सकते हो? अब आप कहोगे सर जो छोटे वाले हैं, ठीक है? उनमें एनर्जी जो है आपको कैसी लगानी पड़ेगी बताओ? उसमें आपको ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, सबसे ज़्यादा। क्यों? क्योंकि वो जितने छोटे होंगे, उतने पास-पास होंगे, उनकी बॉन्डिंग उतनी अच्छी होगी, ओके? कांसेप्ट समझना चाहिए, कांसेप्ट के डीप डाउन चले जाओ बिल्कुल। आप एक पेंसिल का टुकड़ा लो और पेंसिल को तोड़ते चले जाओ, तोड़ते चले जाओ। एक टाइम पे जब वो बहुत छोटा हो जाएगा ना, आपसे टूटने का भी नहीं। उसमें आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, ठीक है? मैं अगर आपको ये कह दूँ ना, एक पेपर लो, एक बड़ा-सा पेपर लो, ठीक है? और इसको ना हर बार आधे हिस्से में फाड़ना है। आधा हिस्सा फाड़ने के बाद आपका इतना बच गया। 2 पीस बन गए, दोनों को एक के ऊपर एक रखो, फिर फाड़ो बीच में से, फिर डबल कर दो, फिर फाड़ो 4 लेयर में और इस तरह छोटे-छोटे करते चले जाओ और फाड़ते चले जाओ। मुझे बताओ सबसे ज़्यादा एनर्जी कब लगेगी? सबसे ज़्यादा एनर्जी लगेगी जब ये सबसे छोटा हो जाएगा, बहुत छोटा साइज़ हो जाएगा, जब ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी तोड़ने के लिए। तब आप सोचोगे कि कैसे तोड़ा जाए, ठीक है? हाँ या ना? अब इस कांसेप्ट को इस वाले फ़ॉर्मूले में लगा दो कि NaCl, LiF, CSI और KF में से किसकी जालक ऊर्जा सबसे अधिक है? जालक ऊर्जा वही कि तोड़ने में किसको ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, ठीक है? बस अपने आप बताओ, किसको जालक ऊर्जा ज़्यादा लगानी पड़ेगी तोड़ने के लिए? मैं पूरा कांसेप्ट बता चुका हूँ, इससे ज़्यादा मुझसे कुछ मत पूछना। खुद सोच लो। देखो भाई, इसमें जो हम बात करें, जालक ऊर्जा 2 चीज़ों पे डिपेंड करती है। एक तो आवेश, ठीक है? आवेश। आवेश का मतलब आवेश जितना ज़्यादा, चालक ऊर्जा उतनी ज़्यादा, ठीक है? या तो चार्ज ज़्यादा हो, बिल्कुल सही बात। या फिर साइज़, ठीक है? और साइज़ की होती है रेसिप्रोकल। क्या होती है? रेसिप्रोकल यानी कि आकार अगर छोटा है, तो जालक ऊर्जा ज़्यादा होगी। अब आपको कांसेप्ट बिल्कुल समझ में आ गया कि LiF की जो जालक ऊर्जा है, सबसे ज़्यादा होगी क्योंकि इनके आकार जो हैं वो छोटा आकार है, तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। भाई Li मतलब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसके बाहर 1 इलेक्ट्रॉन। F आया, F के पास कितने हैं? पहले वाले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे वाले में 7 इलेक्ट्रॉन। छोटा आकार है, बिल्कुल छोटा आकार, बहुत ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। इलेक्ट्रॉन बिल्कुल न्यूक्लियस के पास-पास रहेंगे। दोनों के इलेक्ट्रॉन एक-दूसरे को न्यूक्लियस बहुत अच्छे तरीके से खींच के बॉन्डिंग में रखेगा। इसलिए बॉन्डिंग मजबूत होगी, जनरली कोवेलेंट होगी, जिसके कारण इनको तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है। अब कांसेप्ट आपको जालक ऊर्जा वाला समझ में आ गया क्या बताओ? तो जालक ऊर्जा के लिए 2 चीज़ याद रखो। एक तो चार्ज देख लो, ठीक है? और दूसरा आकार देख लो। जो भी आपको कांसेप्ट समझ में आए, उससे कर दो, आराम से हो जाएगा। ठीक है? हाँ या ना? अब ये मुझे येस और नो करके बताओ 1 मिनट में, मैं पानी पी के आ रहा हूँ। चार्ज वाले पॉइंट की बात ये है, मान लो यहाँ पे तो सब पे 1 पॉजिटिव चार्ज है, सब पे 1 पॉजिटिव। अगर मैं NaCl की बात करूँ, ध्यान दो, NaCl पे 1 पॉजिटिव, Cl पे दोनों पे कितना है? 1 पॉजिटिव का चार्ज है, 1 नेगेटिव का चार्ज है और ये सब में सेम है। LiF की बात करूँ, तब भी 1 पॉजिटिव, 1 नेगेटिव, ठीक है? CSI की बात करूँ, तो इसमें भी 1 पॉजिटिव, 1 नेगेटिव। अगर मैं KF की बात करूँ, तो इसमें भी 1 पॉजिटिव, 1 नेगेटिव। तो अगर मैं इनका प्रोडक्ट देखूँ, इनका प्रोडक्ट मतलब गुणा, ठीक है? तो इनका जो प्रोडक्ट आएगा सबका 1 ही आएगा। 1 गुणा 1, 1, 1 गुणा 1, 1, 1 गुणा 1, 1, 1 गुणा 1, 1, ठीक है? तो इनका तो सबका 1 ही है, ठीक है? तो इसलिए यहाँ पे आवेश के साथ हम नहीं जा सकते। यहाँ पे आवेश यानी चार्ज की बात ही हो रही है। मान लो एक कंपाउंड है लाइक एक तो है NaCl, ठीक है? और मैं बात करूँ दूसरा है हमारा MgO। इनमें से चालक ऊर्जा किसकी अधिक होगी? इनमें से चालक ऊर्जा किसकी अधिक होगी? तो आप ऐसे बता सकते हो 1 गुणा 1, 1 और इसका अगर मैं चार्ज की बात करूँ 2 गुणा 2, 2। चार्ज इसका ज़्यादा है, तो इसकी जो लैटिस एनर्जी है वो ज़्यादा होगी। समझ गए? चार्ज प्रोडक्ट। ये जो Z प्लस इंटू Z नेगेटिव है ना, इसका मतलब है चार्ज। ठीक है? अब क्लियर हो गया चार्ज वाला पॉइंट? बहुत बढ़िया। आप बहुत अच्छे डाउट पूछते हो। मतलब एक तरह से बिल्कुल बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, जो बननी चाहिए अंडरस्टैंडिंग, आप उसी के डाउट पूछते हो और वो आपको क्लियर अगर हो गई, आई गारंटीड कि चीज़ें क्लियर हो जाएँगी।
ठीक है? अब क्लियर हो गया चार्ज वाला पॉइंट? चलो, चलें आगे। अब जब हाइड्रेशन आएगी ना तब हाइड्रेशन का समझाऊँगा क्योंकि एग्ज़ाम्पल से ज़्यादा अच्छे से क्लियर होता है। नाउ निम्न में से कौन-सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सबसे कम प्रथम आयनन ऊर्जा दर्शाता है? सबसे कम मतलब जो सबसे आसानी से निकल सके। तो इसमें 1:2:2p5 नहीं होगा, 1:2:2p6, 3:3p2 नहीं होगा, 1:2:2p6, 3s1 ये होगा सबसे कम आयनन ऊर्जा। ठीक है? और सबसे कम आयनन ऊर्जा के बाद सबसे ज़्यादा स्थायी भी होगा। ठीक है? तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके। बात करता हूँ 9th की। कौन-सा बाह्यतम कोश का विन्यास क्षार धातु का है? बता दो जल्दी से क्षार धातु का कौन-सा है? अल्कोहली मेटल्स के लिए कौन-सा होता है? अल्कोहली मेटल ग्रुप 1 NS1 होता है। ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 निम्न में से किस आयन का जल में सबसे बड़ा आकार होता है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आयन हैज़ द लार्जेस्ट साइज़ इन वाटर? अब आ जाओ हाइड्रेशन एंथैल्पी पे। इनमें से बताओ अब, सबसे ज़्यादा बड़ा साइज़ किसका होता है? वाटर के अंदर पूछ रहे हैं। अब यहाँ पे हम बात करेंगे किसकी? हाइड्रेशन एंथैल्पी की। अब ये है क्या? इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़्ड व्हेन व्हेन एन आयन एन आयन combines with वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है? समझ गए? इसका मतलब क्या है कि अगर कोई भी आयन वाटर मॉलिक्यूल के साथ जुड़ता है, तो जुड़ते समय जो एनर्जी वो रिलीज़ करता है, उसी को हम हाइड्रेशन एंथैल्पी कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रेशन एंथैल्पी। अब इसमें 2 चीज़ें ध्यान रखो। हाइड्रेशन एंथैल्पी हाई होगी, इसका मतलब हाइड्रेशन भी ज़्यादा है। इसका मतलब कि वाटर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा संख्या में जुड़ेंगे। ठीक है? कैसे जुड़ेंगे? ज़्यादा संख्या में। एक बात क्लियर हो गई? ठीक है। अगर हाइड्रेशन एंथैल्पी हाइड्रेशन एंथैल्पी कम है, इसका मतलब हाइड्रेशन भी कम है और कम वाटर मॉलिक्यूल जुड़ेंगे। अब इसको एक बार मैं एग्ज़ाम्पल से आपको दिखाता हूँ, 2 सब्सटेंसेस में। मुझे बताना किसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी, किसकी कम होगी। एक सब्सटेंस ए मानेंगे, दूसरा बी। एक तो है मेरे पास MgCl2 इंटू 6H2O और एक है मेरे पास इसी की फैमिली का SrCl2 इंटू 4H2O। मुझे बताओ किसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा है? ए एंड बी में से आपको बॉक्स में भरना है ग्रेटर और लोअर। किसकी ज़्यादा होगी? आपको बस इतना बताना है। कहानी पढ़ो जो मैंने लिखी, सिंपल सरल शब्दों में जो कहानी मैंने लिखी वो पढ़ो और आंसर दे दो। आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल सही, ए की ज़्यादा है, ठीक है? तो ए हैज़ हाइड्रेशन एंथैल्पी के केस में ए की ज़्यादा है, ठीक है? अब ज़्यादा है ये तो समझ में आ गया क्यों नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ज़्यादा जुड़े हैं। अब ज़्यादा क्यों है? अब ज़्यादा क्यों है? इसका रीज़न सुन लो बस। रीज़न क्या है? रीज़न है स्मॉल साइज़। रीज़न क्या है? पहला रीज़न है स्मॉल साइज़। अगर साइज़ छोटा है, मोर हाइड्रेशन होगा, ज़्यादा हाइड्रेशन होगा, ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल जुड़ेंगे और उससे जो हाइड्रेशन एंथैल्पी है, जो एनर्जी रिलीज़ होगी, वो भी ज़्यादा हो जाएगी। एक बात क्लियर है कि नहीं? हाइड्रेशन एंथैल्पी के केस में ये चीज़ क्लियर है कि नहीं? कर लो बस क्लियर, ठीक है? तो अगर साइज़ छोटा है, तो हाइड्रेशन ज़्यादा होगा, हाइड्रेशन एंथैल्पी भी ज़्यादा हो जाएगी। समझ गए? इतनी बात क्लियर। अब समझते हैं कि पानी के अंदर किसका साइज़ बड़ा होगा? पानी के अंदर के साइज़ की बात कर रहे हैं, पानी के अंदर के साइज़। तो वाटर के अंदर, जल में आकार,
जल में आकार किसका बड़ा होगा? जल में आकार उस यौगिक का बड़ा होगा जिसके साथ ज़्यादा संख्या में वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। समझ गए? वाटर मॉलिक्यूल का ऐड होना क्लियर नहीं हुआ, मतलब क्या हुआ? अरे वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड हो रहे हैं, क्रिस्टलाइज़ हो रहे हैं वाटर मॉलिक्यूल्स। इसमें क्या क्लियर नहीं हो रहा? भाई मैंने तो सिंपल से बताया कि अगर हाइड्रेशन है ज़्यादा तो वाटर मॉलिक्यूल ज़्यादा संख्या में जुड़ जाएँगे, उसको हाइड्रेशन कहते हैं। भाई हाइड्रेशन किसे कहते हैं? हाइड्रेशन सिंपल सा वाटर मॉलिक्यूल्स ही तो कहते हैं, ऐड हो जाएँगे बस उसके साथ में। अच्छा कैसे ऐड होंगे ये पूछ रहे हो? कल बताया था, लोन पेयर के साथ ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर होता है। वाटर मॉलिक्यूल इज़ अ पोलर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल पोलर मॉलिक्यूल होता है। उसके ऑक्सीजन के ऊपर 2-2 लोन पेयर होते हैं। ईज़िली पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर सकता है अपनी ओर या फिर उसे इलेक्ट्रॉन दे सकता है भर-भर के और जुड़ जाएगा। अब बताओ क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है अब, समझ गए? और जितना छोटा होगा उसके साथ अच्छे से जुड़ेगा। क्यों? क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स छोटा मॉलिक्यूल्स है। जब छोटा होगा न्यूक्लियस के साथ बॉन्डिंग अच्छी होगी, जनरली इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस खींचेगा, जुड़ जाएगा। भाई वाटर मॉलिक्यूल्स के जो ऑक्सीजन से लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन हैं, वो तभी तो किसी के साथ चिपकेंगे जब उसका न्यूक्लियस उसको खींचना चाह रहा होगा। अगर नहीं खींचना चाह रहा है तो नहीं चिपकेंगे। इसलिए साइज़ छोटे वालों के साथ जल्दी से चिपक जाते हैं। तो इसमें डी इज़ द करेक्ट आंसर। क्यों? डी का जो है दैट इज़ लिथियम पॉज़िटिव साइज़ छोटा है, ज़्यादा हाइड्रेशन होगा और हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी, ठीक है? वाटर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा जुड़ेंगे और जल में आकार बड़ा हो जाएगा। ठीक है? जल में आकार क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। और देखो फ्रेंड्स 1 घंटे के सेशन में भी ना केवल हमारे 10 क्वेश्चन अभी तक हुए हैं। लेकिन वही है, कांसेप्ट सबका बता दिया। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं, निम्न में से कौन-सा सुपर ऑक्साइड है? देखो फ्रेंड्स सुपर ऑक्साइड, मोनो ऑक्साइड और ये जो बनते हैं सुपर ऑक्साइड खास करके वो बनाता है पोटेशियम। पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीज़ियम ये तो बनाते हैं सुपर ऑक्साइड। ठीक है? Na2 Na2O2 दिस इज़ कॉल्ड द पेरोक्साइड। और लिथियम बनाता है मोनोऑक्साइड या फिर सिंपल ऑक्साइड। ठीक है? ये ध्यान रखना किसके केस में? ग्रुप 1 के केस में। सो KO2 इज़ अ सुपर ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा क्षार धातु कार्बोनेट में सबसे कम स्थायी एवं शीघ्र विघटित होने वाला होता है? ये कह रहे हैं इनमें से बताओ किसका जो क्षार धातु का कार्बोनेट है वो सबसे कम स्टेबल है और कम स्टेबल होने के साथ एकदम जल्दी से क्या हो जाता है? विघटित हो जाता है, डिकम्पोज़ हो जाता है। अगर आपने गरम कर दिया टूट जाएगा। ठीक है? अब ध्यान दो, जो कार्बोनेट्स होते हैं उनकी थर्मल स्टेबिलिटी मतलब कि हल्की सी गर्मी मिली और टूट गए। उसको तोड़ने से बचाने के लिए जो थर्मल स्टेबिलिटी होती है, वो नीचे जाते हुए इंक्रीज़ होती है। टॉप टू बॉटम एक ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हुए इंक्रीज़ होती है। तो हम अगर बात करें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और रुबिडियम की, तो इसमें से लिथियम सबसे ऊपर है, ठीक है? लिथियम के बाद सोडियम आता है, पोटेशियम आता है, फिर सीज़ियम आता है, फिर वो आता है रुबिडियम एंड पोटेशियम अरे नहीं, रुबिडियम आता है, फिर सीज़ियम आता है, फिर फ्रेंशियम आता है। ये है ना? ठीक है? तो अब इसमें सुनो ध्यान से, नीचे जाते हुए क्या हो रही है? थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है। फ्रेंशियम को छोड़ दो ये तो रेडियोएक्टिव है। बाकी में इंक्रीज़ होती है थर्मल स्टेबिलिटी। तो सबसे कम स्टेबल कौन-सा होगा? Li सबसे कम स्थिर, सबसे कम स्थायी और शीघ्र विघटित हो जाएगा। यानी कि लिथियम कार्बोनेट जो है, वो टूट जाता है बहुत जल्दी और ये बनाता है लिथियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ओके? लिथियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं।
द्रव अमोनिया में सोडियम का नीला रंग प्रबल अपचायक का कार्य करता है क्योंकि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है, सही है। अमोनियम विघटित हो जाता है, गलत। सोडियम नाइट्राइड बनाता है, गलत। घुलित ऑक्साइड से क्रिया करता है, गलत। देखो फ्रेंड्स, हमने ये पढ़ा भी था, मान लो सोडियम है जो कि एक मेटल है, अगर वो अमोनिया के साथ रिएक्ट करता है तो अमोनिया के आपको X प्लस वाई मॉलिक्यूल्स लेने पड़ेंगे। इसमें जो X मॉलिक्यूल है अमोनिया के, वो तो सोडियम के साथ जुड़ जाएंगे, जितने भी जुड़ सकते हैं। और कुछ कुछ नंबर ऑफ वाई मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया इलेक्ट्रॉन अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन बनाते हैं, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स बनाते हैं, व्हिच गिव्स डीप ब्लू ब्लैक कलर, डीप ब्लू कलर क्या देता है? गाढ़ा नीला रंग देता है। सो ए इज द करेक्ट आंसर कि जो सोडियम है एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, वो अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन बनाता है, जिसके कारण ये प्रबल अपचायक का कार्य भी करता है। अब अगर इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है सोडियम, तो जाहिर सी बात है किसी न किसी को तो देगा इलेक्ट्रॉन, जिसको देगा उसी का रिडक्शन कर देगा, बस। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। अधिकतम क्षारीय ऑक्साइड है, मोस्ट बेसिक ऑक्साइड बताना है। तो बेसिक ऑक्साइड कैसे होते हैं बताओ भाई? बेसिक ऑक्साइड टॉप टू बॉटम इंक्रीज होता है, टॉप टू बॉटम इंक्रीज होता है। एक और है, बेसिक ऑक्साइड डिपेंड करता है मेटलिक कैरेक्टर पे, मेटिक मेटलिक कैरेक्टर भी नीचे जाते हुए इंक्रीज होता है। जितना ज्यादा मेटलिक कैरेक्टर उसका ऑक्साइड उतना ज्यादा बेसिक ऑक्साइड, ठीक है। तो बात करते हैं Na2O, BaO, As2O3 और Al2O3। देखो As2O3 और Al2O3 ये तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। ये कैसे है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ये एसिडिक भी है और बेसिक भी है, ठीक है। बात करता हूँ BaO की, यही सबसे ज्यादा बेसिक होगा। ये सबसे ज़्यादा बेसिक होगा क्योंकि ग्रुप 2 में सबसे नीचे एग्ज़िस्ट करता है, ठीक है? तो सबसे ज़्यादा बेसिक कौन-सा होगा? BaO, बेरियम ऑक्साइड। काफ़ी बड़ा साइज़ है, ठीक है? अच्छा खासा मेटल है, इसलिए इसके जो ऑक्साइड है वो बेसिक है, सबसे ज़्यादा बेसिक है इनमें। सो बी विल बी द करेक्ट आंसर, BaO दैट इज़ बेरियम ऑक्साइड। ओके, ठीक है फ्रेंड्स? चलो क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं अब। निम्न में से कौन-सा विन्यास धात्विक तत्व से संबंधित है? इसमें से बताना है कौन-सा जो विन्यास है कॉन्फ़िगरेशन इज़ रिलेटेड टू मेटालिक एलिमेंट, मेटालिक एलिमेंट से कौन-सा कॉन्फ़िगरेशन संबंधित है? तो ये है बी दैट इज़ 281, ठीक है? 2, 8 एंड 1 इज़ द मेटल, ठीक है? ये मेटल का है। और कभी अगर नोबेल गैस से पूछ लिया जाए तो क्या होगा भाई? नोबेल गैस से, तो नोबेल गैस का होता है लाइक 28, 288 और ओनली 2 वाला, फिर 288 28, 18, 88 इस तरह से, ठीक है? तो जो ये हमारा आ रहा है, ये सारे के सारे क्या हैं? बताओ सारे के सारे क्या हैं ये? ये हमारे नोबेल गैस वाले हो जाएँगे, जिनके लास्ट में आउटरमोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन या फिर डुएट कंप्लीट है। उन्हें हम क्या कहेंगे? उन्हें हम क्या कहेंगे? उन्हें हम कहेंगे जो हमारे नोबेल गैस वाले हैं कंप्लीट, ठीक है? ओके। और अगर 281 है तो मेटल से होगा, 282 है तो भी मेटल से होगा, 283 है तो भी मेटल से ही होगा, ठीक है? 24 जो है ये हमारा कार्बन फैमिली है, ये कोवेलेंट नेचर शो करता है, ठीक है? 285 है ये हमारा कौन है? नॉन मेटल है। और जो 287 है ये हमारा हैलोजेंस होता है और नॉन मेटल्स में आता है। ठीक है? सबका बता दिया मैंने। और फ्रेंड्स देखो अब 1 घंटा हो चुका है और दूसरी क्लास भी है, तो इन क्वेश्चन्स को मैं 15 क्वेश्चन को यहीं छोड़ता हूँ। अभी इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, पीडीएफ में भेज चुका हूँ। आप चाहो तो एक बार सॉल्व करके देख सकते हैं, ठीक है? और फिर मुझे आंसर भी भेज सकते हैं, बाकी एक्सप्लेन करूँगा कल, ठीक है? क्योंकि 50 क्वेश्चन है, टाइम तो लगता ही है और काफ़ी सारे कांसेप्ट भी मैंने इसमें आपको समझाए। तो प्लीज़ जो कांसेप्ट समझाए उनको लिख लिया कीजिए, जैसे मैंने लिखे सिंपल वर्ड में, चाहे ऐसे लिख लो, चाहे अपने नोट्स बना लो शॉर्ट में, वो आपकी मर्ज़ी है। ठीक है फ्रेंड्स? तो मैं मिलूँगा नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय और इसे हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट सेशन में। सो गुड बाय एवरीवन, मेहनत करते रहिए, आप ज़रूर सफल होंगे, मेरी शुभकामनाएँ आपके साथ हैं। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अलविदा, मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, गुड बाय।